नमस्कार विद्यार्थियों, टाइमलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं I.P. पावलोव, इवान पी पावलोव। इन्होंने 1904 में एक विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत इस अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन किया था और इसे प्रतिपादित किया। क्या कर रहे थे यह सुनिए। पावलोव क्या कर रहे थे? पावलोव जानवरों में, विशेषकर कुत्ते में, यह देखने के प्रयास कर रहे थे, उसकी लार का अध्ययन कर रहे थे। लार का अध्ययन करते करते उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ इस सीरीज के हुए कि उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर लिया। आइए इस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सिद्धांत से जुड़ी शब्दावली सुनिए। एस का अर्थ यहां होगा स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन। उद्दीपन जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे। आर का अर्थ होगा रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का अर्थ है अनुक्रिया। इसका मतलब जब हम किसी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, जब हमें उद्दीपन दिया जाता है तो हम अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सी का अर्थ है कंडीशन्ड यानी कि अनुकूलित। सी का अर्थ है कंडीशन यानी कि अनुकूलित। यूसी का अर्थ है अनकंडीशन्ड। अनानुकूलित। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। आगे के पूरे अध्ययन में हम इन टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे। एस मतलब स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कंडीशन्ड और अनकंडीशन्ड। उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुकूलित और अनानुकूलित। आइए आगे चलते हैं। पावलोव के किए गए प्रयोग को समझिए। पावलोव ने एक भूखे डॉग को बंद कर दिया और उस डॉग के कमरे में, उस डॉग को जहां रखा गया था वहां उसे प्रत्येक एक ही समय पर भोजन दिया गया। जैसे ही डॉग अपने कर्मचारी को भोजन लेके आते हुए देखता या उसके कदमों की आहट सुनता तो इस आशा में कि उसे अब भोजन प्राप्त होगा, उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती। भोजन के सामने आए बिना ही उसके मुख से जो है लार टपकना शुरू हो जाती थी। तो पावलोव ने कहा कि यह किसी तरीके का अनुबंधन है, कंडीशनिंग है कि भोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि हर दिन, प्रत्येक दिन समान समय पर उसे उसी व्यक्ति द्वारा भोजन दिया जाता है, तो उसके पैरों की आवाज सुनकर भी कुत्ता जो है वो उत्तेजित हो जाता है, रिस्पॉन्ड कर देता है कि हाँ भोजन आने वाला है, लार टपका कर। आइए सबसे पहला शब्द समझिए, UCS। यूसी का हमने कहा था अनकंडीशनल और एस मतलब स्टिमुलस।
यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन। अनानुकूलित उद्दीपन। अनानुकूलित उद्दीपन क्यों? क्योंकि इसका अनुकूलन नहीं हुआ है, अनुबंधन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अनानुकूलित कहते हैं, अनकंडीशन कहते हैं। इसकी कंडीशनिंग नहीं हुई हुई है, यह एक स्वाभाविक उद्दीपन है। और कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? भोजन। भोजन को देखते ही जो बच्चा है वो स्वाभाविक क्रिया करता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, यानी कि UCR, यानी कि स्वाभाविक या अनानुकूलित प्रतिक्रिया। स्वाभाविक या अनानुकूलित प्रतिक्रिया क्या है? लार का टपकना। पेवलोव ने अपने सिद्धांत को, अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि अब कुत्ते को भोजन देने से पहले एक बेल की साउंड यानी कि घंटी की आवाज प्रस्तुत की जाए, यानी कि भोजन दिखाने से पूर्व UCS के साथ एक कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? घंटी की आवाज। घंटी की आवाज प्रस्तुत की गई। कुत्ते को भूखा रखा गया, उसके सामने भोजन लाया गया, भोजन से पूर्व या उसके साथ एक घंटी की आवाज बजाई गई, तो बच्चे ने, बालक ने, कुत्ते ने वही अनुक्रिया की जो एक्सपेक्टेड थी, वो थी UCR, यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया, वही लार टपकना। अब देखिए, कई दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। भोजन लाया जाता, घंटी बजाई जाती और लार टपकना। जब कई दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही तो कुछ समय के पश्चात केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ते ने जो है वो लार टपका दी, यानी कि केवल अनानुकूलित उद्दीपन से अनानुकूलित प्रतिक्रिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो गया, यानी कि वांछित अनुक्रिया प्राप्त हो गई। अब देखिए, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं। UCS से UCR मिलता है। स्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होती है। जब स्वाभाविक उद्दीपन को अनुकूलित उद्दीपन के साथ जोड़ते हैं तब भी स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होती है। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक UCS मौजूद है, लेकिन कई दिनों तक अनुबंधन करने के बाद जब केवल CS प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है, तो कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। यह मुख्यतः पेवलोव का सिद्धांत है। इस चीज के अलावा एक प्रयोग और किया उसने क्या किया? सबसे पहले एक कड़ी और उसने प्रयोग में जोड़ी, भोजन और लार चल रही थी, फिर हमने UCS को CS के साथ जोड़ा, यानी कि घंटी की आवाज के साथ जोड़ा, तो भी यही चल रहा था। अब उसने क्या किया? UCS के साथ यानी कि भोजन के साथ पहले घंटी की आवाज और
दूसरा, तेज रोशनी जो है प्रस्तुत करना शुरू किया, यानी कि कुत्ते को भोजन भी दिया जाता, घंटी की आवाज भी सुनाई दी जाती और उसके चेहरे पर तेज रोशनी डाली जाती, तब भी प्रतिक्रिया जो है वह समान रही। कई दिनों तक अनुबंधन करने के पश्चात यह पाया गया कि CS2 यानी कि केवल रोशनी दिखाने पर भी कुत्ते ने जो है वह कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया, यानी कि लार टपका दी, अनानुकूलित नहीं अनुकूलित प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दी। पावलोव के प्रयोग की कुछ और भी फाइंडिंग्स है जिन पर हम चलेंगे। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही वह है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हिंदी में हम कहेंगे तीव्रता। इंटेंसिटी या तीव्रता यह कहती है कि जितना तीव्रता से कंडीशन्ड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि अनुकूलित उद्दीपन को जितनी तीव्रता से प्रस्तुत किया जाएगा, रिस्पॉन्स की लेटेंसी यानी कि विलंबता, प्रतिक्रिया की विलंबता उतनी ही कम होगी। आइए देखते हैं। CS को प्रस्तुत किया गया, CR आया। पावलोव यहां बात कर रहे हैं तीव्रता की। यदि तीव्रता उच्च है तो प्रतिक्रिया का विलंबन यानी कि इंग्लिश वालों के लिए लेटेंसी, विलंबन जो है वह उतना ही कम होगा। यदि स्टिमुलस को तीव्रता से प्रस्तुत किया जाएगा, उच्च तीव्रता से, तो विलंबन उतना ही कम होगा, यानी कि लर्निंग जो है वह जल्दी हो पाएगी। लेकिन इसके विपरीत की घटना सोचिए। इसके विपरीत की घटना यह कहती है कि यदि CS को कम तीव्रता से दिया जाए तो अनुक्रिया का विलंबन जो है वह उच्च होगा। अनुक्रिया का विलंबन जो है वह उच्च होगा। इसका अर्थ यह निकलता है यदि तीव्रता घटेगी तो लर्निंग डिलेड हो जाएगी, लेटेंसी पीरियड जो है वह बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई वह थी CS और UCS के बीच, CS व UCS के बीच कैसा संबंध होता है? पावलोव कहते हैं कि इनके बीच अस्थायी संबंध होता है। अस्थायी संबंध होता है। अस्थायी संबंध से क्या अर्थ है? अस्थायी संबंध के बारे में फिर इन्होंने बहुत सारी चीजों की चर्चा की। आइए उसको देखते हैं। संबंध अस्थायी होता है का अर्थ यह है कि जब हमने
कुत्ते को भोजन के साथ घंटी की आवाज सुनाई। तो यदि कई समय तक यह जो संबंध घंटी और भोजन की प्रस्तुति के बीच डेवलप हुआ है, यह अस्थायी है, स्थायी नहीं है। स्थायी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधिगम खुद भी अपेक्षाकृत स्थायी कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि अनुकूलन के प्रकार से पता चलता है कि जो अनुबंधन हुआ है वह कितना सही है, कितना स्थायी रह सकेगा। सबसे पहले है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन को इंग्लिश में हम कहेंगे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग यह कहता है कि एक ही समय पर समान काल में CS और UCS को प्रस्तुत किया जाए। इसे कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, देखिए। यहां हमने UCS को प्रस्तुत किया और समान समय पर समान अंतराल के लिए CS को प्रस्तुत किया। इसको पावलोव ने कहा है सहकालिक अनुबंधन। यानी कि दोनों ही चीजें, भोजन और घंटी की आवाज, समान समय पर समान अंतराल के लिए प्रस्तुत की जा रही है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वह है विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन के हम अंग्रेजी शब्द क्या देंगे? डिलेड कंडीशनिंग। क्या देंगे? डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग ये कहती है कि पहले CS दिया गया, हमारे उदाहरण के अनुसार घंटी की आवाज मान लें, और यह प्रस्तुत करने के जहां CS प्रस्तुत किया गया है उसके कुछ अंतराल के बाद हम जो है UCS को यानी कि भोजन को प्रस्तुत करेंगे। इसको हम कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग यानी कि विलंबित अनुबंधन। मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि डिलेड कंडीशनिंग को बेस्ट माना जाता है लर्निंग के लिए। आइए तीसरी चीज देखते हैं। यदि आप लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि किस प्रकार की कंडीशनिंग या किस प्रकार का रिलेशनशिप जो है वह बेस्ट माना जाएगा, तो आपको जवाब देना है डिलेड कंडीशनिंग। नेक्स्ट है अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रेस कंडीशनिंग। क्या कहेंगे? ट्रेस कंडीशनिंग। यह ये कहता है कि पहले हमने घंटी की आवाज बजाई, यानी कि CS प्रस्तुत किया। जब वह डॉग
या जिस पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब वह घंटी की आवाज सुन के पूर्ण हो जाए, उसके थोड़े अंतराल के बाद हम जो है भोजन प्रस्तुत करें, यानी कि यूसीएस प्रस्तुत करेंगे। अंतर समझिएगा बच्चा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, डायग्रामेटिक रूप में पूछ सकता है, एग्जाम्पल के रूप में पूछ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ देखना इतना है कि इन कंडीशंस में ये जो अनुबंधन पावलोव ने बताए हैं, इनमें सीएस और यूसीएस की कंडीशनिंग कैसे है, स्थिति क्या है। इस डायग्राम को इसीलिए बना रही हूं ताकि ये डायग्राम केवल याद रखने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। तो ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होगा, सीएस यानी कि घंटी की आवाज पहले प्रस्तुत कर दी जाएगी और भोजन घंटी की आवाज बंद होने के भी कुछ समय पश्चात दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो हमारी है चौथा अनुबंधन जो उन्होंने बताया, वह बताया है पश्चगामी। पश्चगामी यानी कि बैकवर्ड कंडीशनिंग। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में, बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होगी कि पहले हमने भोजन दे दिया, पहले भोजन दे दिया और भोजन दिखा दिया और बहुत समय के जस्ट थोड़े से अंतराल से हमने सीएस यानी कि घंटी की आवाज बजाई। इस तरीके के अनुबंधन में अनुबंधन होना सर्वाधिक मुश्किल होता है। इसका कारण क्या है बेटा, समझिए। यदि डॉग को पहले भोजन दिख गया तो भोजन के सामने आने के बाद उसे घंटी की आवाज में कोई रुचि नहीं रह जाएगी और इसीलिए यह अनुबंधन जो है वह अधिगम के लिए उचित नहीं माना जाता है। सर्वोचित कौन सा माना जाता है, डिलेड, और अनुचित कौन सा माना गया है जिससे सबसे कम अधिगम हो, वह है बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है, तो पहली चीज जो उन्होंने बताई वह थी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। दूसरी चीज इन्होंने अस्थायी संबंध बताया सीएस और यूसीएस के बीच में, उसके 4 प्रकार बताए। और अब हम तीसरे पर चलेंगे। तीसरी चीज पावलोव ने बताई एक्सटिंक्शन, विलोपन। यानी कि एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना। पावलोव ये कहते हैं कि यदि लंबे समय तक सीएस और यूसीएस के बीच संबंध स्थापित न किया जाए, यदि उसी डॉग को बहुत समय तक भोजन दे दिया जाए लेकिन न तो घंटी बजाई जाए न रोशनी दिखाई जाए, तो वह इस अनुबंधन को भूल जाएगा, उसके इस अधिगम का विलोपन हो जाएगा, इस अनुबंधन का विलोपन हो जाएगा यदि काफी समय तक इस अनुबंधन को प्रस्तुत न किया जाए। चलिए, चौथी चीज उन्होंने बताई। क्या हम सोच सकते हैं कि उन्होंने चौथी चीज क्या बताई? कोई चीज विलुप्त हो गई तो क्या उसे ढूंढ नहीं सकते? क्या कोई रिकवरी नहीं हो सकती? तो चौथी चीज उन्होंने बताई स्वतः पुनर्लाभ।
स्वतः, माफ कीजिएगा, स्वतः पुनर्लाभ, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पैवलोव का यह मानना है कि यदि काफी समय तक, मान लीजिए आपने अनुबंधन प्रस्तुत नहीं किया, CS और UCS को का जोड़ नहीं किया, तो वह विलुप्त हो जाएगी। लेकिन यदि कुछ समय पश्चात इस अनुबंधन को पुनः प्रस्तुत किया जाए तो वह अधिगम जो हमने पूर्व कराया था, वह कंडीशनिंग जो बच्चे की हुई हुई थी या डॉग की हुई हुई थी, वो उसे स्वतः ही पुनः याद आ जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी, स्वतः पुनर्लाभ उस अधिगम का, उस अनुबंधन का उसको हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चार चीजें हो गई, पांचवी चीज सुनिए। पांचवा शब्द है इनहिबिशन, यानी कि अवरोध। अवरोध इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इनहिबिशन। चाहे आप विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से हो या हिंदी माध्यम से हो, बेटा थ्योरी तो वही रहेगी, सिर्फ इन शब्दों की जानकारी इसीलिए दी जा रही है कि कहीं एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रश्न में कोई संशय हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो आप दोनों शब्दों को देखकर मिलाकर अपनी सोच के अनुसार उसका उत्तर दे सकते हैं। अवरोध, अवरोध यह कहते हैं पैवलोव कि यदि इस अनुबंधन में किसी प्रकार का अवरोध प्रस्तुत किया जाए तो अधिगम नहीं हो पाएगा, या ये जो संबंध है, ये जो अनुबंधन है, वो स्थापित नहीं हो पाएगा। अवरोध के उन्होंने दो प्रकार बताए। आंतरिक एवं बाह्य होना चाहिए, बिल्कुल, आंतरिक एवं बाह्य। यानी कि इंटरनल एंड बाह्य, यानी कि एक्सटर्नल। इंटरनल को छोड़ते हैं, पहले बाह्य को समझते हैं। मान लीजिए जिस एरिया में हम अनुबंधन कर रहे हैं, जहां हमने डॉग को रख रखा है, हम प्रयोग तो वही कर रहे हैं, यूसीएस यानी कि भोजन प्लस यूसीएस, भोजन प्लस घंटी की आवाज। मान लीजिए हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। जिस एरिया में यह कार्य हो रहा है, मान लीजिए 1 बजे, दोपहर के 1 बजे उसे भोजन प्रस्तुत किया जाना है और घंटी की आवाज बजाई जानी है। ठीक उसी समय उसके आसपास के एरिया में कोई विवाह समारोह है जहां जोर से गाने बज रहे हैं। इस विवाह समारोह में होने वाले शोर के कारण हो सकता है कि उसे इस घंटी की आवाज सुनाई ही न दे, और यदि घंटी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है तो अनुबंधन होना नामुमकिन है। आपको समझ में आया? किसी भी प्रकार का उद्दीपन, अनुकूलित और अनानुकूलित,
इनके बीच संबंध स्थापित करते वक्त आसपास का माहौल, कोई और डाइवर्जन, जैसे हम कहते हैं ना कि कक्षा में आप बैठे तो हैं, पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन मान लीजिए कक्षा के कॉरिडोर में कुछ बच्चे गेम्स पीरियड के लिए दौड़ कर जा रहे हैं, तो हमारी कक्षा में बैठे हुआ बच्चा जो है वो हमें नहीं सुनेगा, अपितु उसका ध्यान आएगा, अरे हमारा गेम्स पीरियड कब आएगा। ये बाह्य कारक किसी भी प्रकार से अनुबंधन को रोक सकते हैं। दूसरे कारक हैं अवरोध के आंतरिक। आंतरिक कारक क्या कहते हैं? मान लीजिए सबसे पहला आंतरिक कारण यदि प्रयोग की भाषा में बोलें तो यह कि कुत्ते को भूख ही ना लगी है। यदि उसे भूख ही नहीं लगी, यदि उसे भोजन चाहिए ही नहीं, तो किसी प्रकार का अनुबंधन होना संभव है ही नहीं, वो रिस्पांस देगा ही नहीं, क्योंकि उस प्रतिक्रिया में उसकी कोई रुचि है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाने से पूर्व हम बालक को अच्छी तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करें। यदि बच्चा सीखना ही नहीं चाहेगा तो हम उसे सिखा नहीं पाएंगे। पांचवी चीज हमारी पूरी हो गई। पावलोव ने अवरोध के बारे में कहा, आंतरिक और बाह्य। आगे चलते हैं। छठी चीज जो पावलोव ने बोली वो थी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण को हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? जनरलाइजेशन। मैंने अपने पूर्व वीडियो में अधिगम समझाते वक्त इस चीज को बताया था कि जनरलाइजेशन शब्द जो है, सामान्यीकरण, वह विज्ञान से लिया गया है और मनोविज्ञान पर उसे अप्लाई कर दिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि एक लेबोरेटरी में किए गए एक्सपेरिमेंट प्रयोग को सामान्य लोगों पर, सामान्य परिस्थितियों पर डाल देना। पावलोव भी यही कहता है कि यदि किसी चीज को अनुबंधन द्वारा सिखाया जाए, अधिगम कराया जाए, तो उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में बालक या जिसको भी हम अधिगम करा रहे हैं, बालक खुद ही उसे मिलती जुलती परिस्थितियों पर सामान्यीकृत कर देगा, जनरलाइज कर देगा। उसके लिए इस अनुबंधन का स्ट्रांग होना आवश्यक है, अधिगम का स्ट्रांग होना आवश्यक, दृढ़ होना आवश्यक है। तो यह 6 बातें थी जो पावलोव ने हमें बताई। आइए देखते हैं इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है। शिक्षा में प्रयोग सुनने से पूर्व देखिए प्रश्नों को किस प्रकार बनाया जा सकता है इस सिद्धांत पर आधारित। सुनिए, 2 तरीके से एग्जामिनर आपसे इस सिद्धांत पे प्रश्न पूछ सकता है। पहला, पावलोव के किए गए एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में CS किसे कहा गया है? हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्या था हमारा CS? भोजन हमारा UCS था और अनुकूलित उद्दीपक क्या था? वह था घंटी की आवाज। यह तो हुआ सामान्य प्रश्न। लेकिन दूसरे तरीके से एग्जामिनर आपको कैसे प्रश्न पूछ सकता है? सुनिए, मेरी बेटी नीता को भोजन देने से पूर्व या खेलने भेजने से पूर्व मैं उसे एक चॉकलेट देती हूं। क्या देती हूं? मेरी बेटी नीता को भूख लगने पर भोजन के साथ मैं उसे एक चॉकलेट देती हूं ताकि वह भोजन पूर्ण समाप्त करे, ताकि वह भोजन पूर्ण समाप्त करे। अनुक्रिया क्या वांछनीय है? कि मेरी बेटी भोजन जो है वो पूर्ण समाप्त करे।
UCS क्या हो गया? भोजन। तो बताइए यहाँ पे CS क्या है? यहाँ पे CS है वो चॉकलेट जो बच्ची को प्रतिदिन दी जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि उदाहरणों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी उत्तर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि उदाहरण में मुझे नेचुरल स्टिमुलस यानी कि अनकंडीशनल यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक किसको मानना है और स्वाभाविक अनुक्रिया किसको मानना है। ये दो चीजें डिसाइड होने पर अपने आप पता चल जाएगा कि अनुकूलित उद्दीपक क्या है और अनुकूलित प्रतिक्रिया क्या है। आई बात समझ में? चलिए शिक्षा में प्रयोग की बात करते हैं। सबसे पहला प्रयोग जो इसका किया जाता है शिक्षा में वह है स्वभाव व आदतों का निर्माण। स्वभाव व आदतों का निर्माण। यदि हम किसी बच्चे का स्वभाव परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें कोई वांछनीय प्रतिक्रिया लाना चाहते हैं, किसी तरीके के आदत का निर्माण करना चाहते हैं, हैबिचुएशन जो वर्ड है, हैबिट्स डेवलप करना, आदतों का निर्माण करना, तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का तरीका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है यदि हम किसी में भाषा का विकास करना चाहते हैं तो भी अनुबंधन का तरीका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभिवृत्तियों के विकास में किसी चीज के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति बालक की अभिवृत्तियां हमें या तो बदलनी है या डेवलप करनी है, विकसित करनी है, तो अनुबंधन अच्छा उपाय माना जाता है। अनुशासन सिखाने के लिए या अनुशासन स्थापित करने के लिए, टू मेंटेन द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाने के लिए जो है वह अनुबंधन का प्रयोग अच्छा माना जाता है। भय के निवारण के लिए यदि बालक को किसी चीज से विशेष भय हो गया है तो उसे हटाने के लिए यदि दूसरी चीजों से अनुबंधन किया जाए उसके स्टिमुलस का, तो वह भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो यह कुछ प्रयोग हैं जो पावलोव के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। यह बात हुई आज हमारी पावलोव के सिद्धांत की, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की। इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को एक क्विज का रूप देकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर चुकी हूं। उसका लिंक आपको यहीं YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहीं पे उत्तर दीजिए और आपको फीडबैक भी वहीं पे मिल जाएगा। यदि किसी प्रश्न में आपको लगे कि हमें संशय है, हमें नहीं पता चल रहा है कि यह प्रश्न का जो उत्तर है वह किस प्रकार सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की डिटेल लिख के या कॉपी पेस्ट कर दीजिए, डाल के दीजिए और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी या अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान कर दूंगी। नमस्कार।